नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश म्हारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में, जहां ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं बीजेपी के सांसद, कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी। ईटीवी का जनता दरबार पहुंचा है कुरुक्षेत्र लोकसभा में। कुरुक्षेत्र किसी परिचय का मोहताज नहीं, विश्व भर में धर्म नगरी के नाम से मशहूर है कुरुक्षेत्र। जी हां, यही वो धरा है जहां संपूर्ण विश्व को गीता का ज्ञान मिला। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहां गीता का उपदेश दिया। महाभारत विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई यहां लड़ी गई। बताते हैं कि 38 लाख लोग उस लड़ाई में मारे गए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात बताई जाती है कि इस धरा पर प्राण त्यागने के बाद सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है, संस्कार की आवश्यकता नहीं होती। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यहाँ है, लेकिन अभी भी जिस नाम की पहचान उसे चाहिए वो नहीं मिली है। पर्यटन के नाते धर्म नगरी को जो पहचान चाहिए वो नहीं मिली है। 16 लाख मतदाता यहाँ हैं, सैनी बहुल लोकसभा ये मानी जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी अपनी पहचान के लिए ये बाट जो रही है। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं राजकुमार सैनी, कुरुक्षेत्र के बीजेपी के सांसद हैं। इनके बाबत आपको बता दें, इनका सियासी सफर एमपी टू एमपी रहा, यानी कि मेंबर ऑफ पंचायत से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। 1977 में पंच चुने गए, इसके बाद 1982 में सरपंच चुने गए। राजनीतिक सफर लगातार चढ़ता चला गया, सामाजिक सरोकार बढ़ते गए, कई यूनियनों पर अलग अलग पदों पर रहे और उनकी बातें जोर शोर से उठाई। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से वो विधायक चुने गए और इसके बाद 1997 में मंत्री बने। इसके बाद सियासी सफर जिस तरह से चलता गया, 2000 में एक बार फिर जनता ने मौका दिया, उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, लेकिन चौटाला सरकार को समर्थन दिया और यहां भी एक बड़ी जिम्मेवारी उन्हें मिली। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उनके पास रही। 2009 तक उद्योग नगरी को उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ाया, सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया और 2014 में बीजेपी ने भरोसा जताया और उसके भरोसे पर खरा उतरते हुए 1.5 लाख मतों से, करीब 1.5 लाख मतों से कुरुक्षेत्र लोकसभा जीत ली। जी हां, कुरुक्षेत्र लोकसभा में ईटीवी का जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं देश के सबसे सक्रिय सांसदों में एक राजकुमार सैनी। सैनी साहब, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही कि कुरुक्षेत्र धर्म नगरी के नाम पर पूरे देश नहीं विश्व में मशहूर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो पहचान मिलनी चाहिए, जो धर्म नगरी के साथ न्याय होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। चाहे टूरिज्म के लिहाज से बात करें, चाहे धार्मिक लिहाज से बात करें, आखिर इसका हक कैसे मिलेगा कुरुक्षेत्र का? देखिए, जो कुरुक्षेत्र है वो अपने आप में विश्व विख्यात है जी। इसकी पहचान हमारे देश को एक बड़ी पहचान और दिला सकती है। यही बात हम इस पे हमारा प्रयास, हमारी सरकार का प्रयास भरपूर तौर पर हमें मिलने वाला है, क्योंकि ये 5 उन होली सिटी में आ चुका है जो पूरे हिंदुस्तान के जो प्राइम सिटीज के अंदर जो है ना काउंट होंगे। और ये जो नगरी है जिसको लैंड ऑफ महाभारत कहा जाता है, इस धरती को पूरे विश्व के अंदर महाभारत की ही धरती के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए हम टूरिज्म का एक हब बना करके पूरे विश्व को यहाँ पर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। ब्रह्म सरोवर में ना तो पानी निकासी का ठीक से प्रबंध है, दूसरी बड़ी बात सफाई की व्यवस्था को देखें, वो स्थिति खराब है, पार्किंग की स्थिति ठीक नहीं है, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। किस तरह से ये धर्म नगरी विश्व के मानचित्र पर छाएगी? अभी 138 करोड़ हमारे इस कुरुक्षेत्र के लिए जो हमारा अभी का, जिसमें 11 करोड़ रुपए की पहली किस्त रिलीज भी हो चुकी है, जो कुरुक्षेत्र को जो टूरिज्म के लिहाज से
जो अपने इसको साफ सफाई के लिहाज से और जो इसकी सड़कें अच्छी करने के हिसाब से और जो इसका सरस्वती नदी और जो इसमें अपने नील सरोवर में जो अपने ब्रह्म सरोवर के अंदर जो पानी आता है उसको रोटेट करने के लिहाज से कि पानी आए और सीधा नहर में चला जाए और नहर से ताज़ा पानी यहाँ पर आए, उसमें काई वगैरह ना हो। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाओं को अब से पहले शुरू किया जा चुका है। लेकिन हमें अभी जस्ट 3 महीने पहले ही हमने इसको होली सिटी के लिए प्रयास किया था। जो पहले 3 सिटी लिए गए थे, अमृतसर, इलाहाबाद और वाराणसी, हमारे पूरा जोर लगाने के बाद प्रयास माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र को उसके बाद में इन्वॉल्व किया। इस वजह से सांसद साहब आप कह रहे हैं कि आपके प्रयासों से ऐसा हुआ कि होली सिटी का दर्जा जिस तरह से विकास के तौर पर मिलना चाहिए था वो कुरुक्षेत्र को मिला है। लेकिन सांसद साहब एक बात, जिस तरह से चर्चाओं में आप हैं लगातार पिछले दिनों से, ये जाटों से क्या दुश्मनी है आपकी? कुरुक्षेत्र की जो धरती है जी, ये न्याय और अन्याय के फासले को दूर करने के लिए ये धरती जानी जाती है जी। यहाँ पे जब रासलीला का, जब बंसरी बजाने के, गुमुओं को चराने के और जब प्रेम कथाएं पढ़ने और पढ़ाने का वक्त था तो भगवान कृष्ण भी मथुरा और वृंदावन में रहे। लेकिन जब न्याय और अन्याय के लिए उसने दुर्योधन को पूरा प्रयास किया कि भैया 5 गांव ही दे दे, उसने कहा कि एक सुई की नोक नहीं दूंगा। उस अन्याय को भगवान कृष्ण ने खत्म करने के लिए और 5 गांव ने दिए और पूरा हिंदुस्तान दिया, और वो भी 100 कौरवों ने 5 पांडवों के सामने दिया। और यहाँ तो 50% पांडु हैं और जो कौरव हो सका जो है ना हमारे पास यहाँ कोई है ही नहीं। ये जो कुरुक्षेत्र है महाभारत के लिए भी जाना जाता है। आप भी दूसरा महाभारत कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं क्या? युवा जाट ब्रिगेड बन रही है, आपकी ओबीसी ब्रिगेड बन रही है। देखिए, हम जो ओबीसी ब्रिगेड बनाई है वो प्राकृतिक आपदाओं के लिए, जैसे कहीं फ्लड आ जाता है या कोई भूचाल आ जाता है या कहीं रेल दुर्घटना हो जाती है, यहाँ कोई बस दुर्घटना हो जाती है या कहीं फ्लड में लोग डूब जाते हैं, उनके बचाव के लिए ये ब्रिगेड हमने जाटों के विरोध में नहीं है। ये हमने जाटों के विरोध में कभी ना, हमने आज से पहले और ना आज के बाद मुझे इसका इस्तेमाल करने के लिए कभी जाट या नॉन जाट के विषय को लेकर के ओबीसी ब्रिगेड नहीं है। इसमें ओबीसी में ब्रिगेड में जब पहले ये जाट ओबीसी में अपने आप को जबरदस्ती घुस चुके थे तो बहुत सारे जाट इस ओबीसी में ब्रिगेड में पहले चाहे वो निकल चुके हैं इससे, लेकिन फिर भी वो सदस्य है। मैं ये कहना मैं संकोच नहीं करता कि ओबीसी ब्रिगेड दिल्ली का घुराव या हरियाणा की सड़कों बंद या किसी शहर को जो है प्रेशराइज करके सरकार के ऊपर दबाव डाल करके कोई भी अगर गैर कानूनी ढंग से अगर कोई प्रेशर देगा, कोई समूह प्रेशर दे करके अपनी बात मनवाना चाहता है, हम उसके प्रेशर को डिलीट करने के लिए कि कहीं पानी की कमी ना आए, कहीं सब्जी की कमी ना आए, कहीं दूध की कमी ना आए, इस प्रकार के प्रेशर में सरकार ना आए, इस बात को लेकर के हमने इसका कहा कि हम 50% लोग हैं, हम उन रास्तों से जो फल सब्जी उगाने वाले और दूध पैदा करने वाले गौचर लोग जो हैं वो सारे दिल्ली में दूध रोजाना ड्रमियों से रेल में ढो करके ले जाते हैं, हम जमुना के रास्ते चले जाएंगे लेकर के। लेकिन जाटों को जवाब माकूल देंगे आप। लेकिन आपकी पार्टी भी असहज है, बीजेपी, चाहे आपके प्रधानमंत्री की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, वो भी जाट आरक्षण को लेकर उनकी तरफ खड़ी है। आप ही अकेले जो उनके खिलाफ खड़े हैं, असहज हुए पड़े। देखिए, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि कौन आदमी कैसे किस बात को ट्रीट कर रहा है। हमारे मुखिया एन ब्लॉक ओबीसी ने हमारे प्रधानमंत्री को जब बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया जी, तो एनबीसी हमारा जो आयोग है उसके अंदर जो लिस्टेड कास्टें हैं उसमें उस वक्त वो भी शामिल थे, जो जाट समुदाय था उस वक्त वो भी हुड्डा साहब ने बीच में इन्वॉल्व कर रखा था। 27 सीट हमारे जाट समुदाय को मिली थी। अगर वो वोट डालते तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो सारे के सारे जीत सकते थे, लेकिन वही जीते जो हमारे पदाधिकारी थे जिनको हमने जिताया। ये स्पष्ट है कि उन लोगों के उसमें रुझान नहीं रहा होगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि हमारे ओबीसी ने
अनब्लॉक वोट डाला नरेंद्र भाई मोदी को ओबीसी के फेस के मुताबिक। चलिए, आज हम ये मोदी जी को ये आप ध्यान में रखना चाहते हैं, ये ओबीसी की वजह से मोदी जी वहां पहुंचे हैं और ये लड़ाई आप ओबीसी की जो है वो लड़ते रहेंगे। ये चलिए, ये एक आखिरी सवाल छोटे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र की जनता ने आपको चुना है, कुरुक्षेत्र की जनता को क्या मिला है? 1 साल से ज़्यादा आप लोगों को हो गया है। आज ये कहते हुए मुझे फकर ही नहीं, संतुष्टि है। और संतुष्टि भी इसलिए है कि 60 वर्षों में, आज़ादी के 68 साल में हमारे हरियाणा के अंदर सिर्फ 4 नेशनल हाईवे थे जी। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे माननीय गडकरी जी ये पूछ करके गए हैं कि आपको कौन से रोड 4 लाइन बनवाने हैं। 9 एक झटके में 9 और 4 लाइन बना दिए गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। 60 साल में 4 और 1 साल में 9 जिनका काम लग चुका है और या टेंडरिंग हो रही है। और दूसरी बात और मैं आपके बीच में बता दूं, ये 4 लाइनिंग तो आज जो पिछली सरकारों ने शुरू की थी, NH1 दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक का सारा काम पिछले 10 साल से रुका पड़ा है। सरकार 10 साल तक लोगों को राजस्थान से पत्थर ला करके यहाँ बेचती रही है। यहाँ की माइनिंग बंद करके न जाने कितने युवा बेरोजगार जो अपने ट्रैक्टर ट्राली से काम करते थे सारे के सारे बेरोजगार कर दिए। और यहाँ के लोगों को अनाज के मूल्यों पर रेत और बजरी खरीदना पड़ रहा है। उनकी कृत्यों से आज हमारा पूरा हरियाणा लूटा है। हमने आते ही 6 महीने के अंदर अंदर हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि आज से पहले 4 जिलों की माइनिंग खुल चुकी है और बाकी जिले भी तुरंत खोलने जा रहे हैं। लोगों को उसी भाव मिलेगा जो भाव एक्चुअल होना चाहिए। चलिए, सैनी साहब कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के विकास के लिए चाहे वो बेसिक यानी बुनियादी सुविधाएं कैसी भी हों, उन्हें लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और दूसरी बड़ी बात, उन्होंने साफ तौर से चेता दिया है कि ओबीसी की लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता खुद अपने सांसद से रूबरू होगी, यहां की समस्याओं को रखेगी और देखते हैं कि सांसद साहब क्या समाधान देते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसा कि स्वच्छ अभियान चला रखा है पर फिर भी हमारे सेक्टर में कहीं पे भी एक भी कूड़ादान नहीं है। इस भाई को मैं और सारे जो ऑडियंस बैठी है यहाँ सारे क्षेत्र के लोग बैठे हैं, मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ आपको 1 साल के अंदर अंदर इस कूड़े से भी निजात दिलवाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है। कुरुक्षेत्र में हम हैं। बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी अपनी जनता से रूबरू हैं। जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं, आइए जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। मेरी सांसद महोदय से क्वेश्चन है एक कि हमारे यहाँ पे गांव में हम सुनने में आता है कि हरियाणा सरकार के पास पूरी बिजली है, बट कुछ एक कारणों से ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं और बिजली पूरे गांव में पहुंच नहीं पा रही है। कौन से गांव की बात कर रहे हैं आप? आसपास के सभी इलाकों की गांव कर रहा हूं। चलिए, उनकी बात है। तो ट्रांसफार्मरों के लिए सरकार ने क्या किया है जी, मैं ये पूछना चाहता सैनी साहब, ये स्थिति है आसपास के गांवों में बिजली नहीं है। देखिए, हाँ, सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी है। मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं कि आज मेरे पास जिला कैथल, जिला कुरुक्षेत्र की विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से मैंने दोनों जिलों की मीटिंग की और पूछा, इस सवाल का जवाब पूछा था। और उस सवाल के जवाब में उन्होंने मेरे को बताया कि अगर आप हमारे को 178 करोड़ कैथल के लिए और 132 करोड़ कुरुक्षेत्र के लिए अगर आप फंड मुहैया करा दें तो हम दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना के माध्यम से 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके 24 घंटे बिजली दे सकते हैं। इसके जवाब में मैंने स्पष्ट कहा कि पैसा मैं विदिन 6 मंथ और एक किस्त विदिन 3 मंथ, आपको आधा पैसा विदिन 3 मंथ और आधा पैसा विदिन 6 मंथ और 1 साल का समय मैंने आपको दिया। यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हो, यदि आप ट्रांसफार्मर और सबस्टेशन ऑगमेंटेशन कर देते हो,
तो इट पॉसिबल क्या हम 24 घंटे बिजली रन कर पाएंगे? तो उनके जवाब में ये था कि अगर पिछली सरकारें इस प्रकार से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराती तो हमारे पास तो पिछले कई सालों से बिजली सरप्लस है, लेकिन हम रन नहीं कर पाते। हम 24 घंटे बिजली आज भी दे सकते हैं। आप एक साल में हम 24 घंटे बिजली भी दे करके दिखाएंगे। चलिए, बड़ी बात इस मंच के जरिए राजकुमार सैनी ने यह भरोसा दिया है यहाँ की जनता को कि एक साल के भीतर जो 24 घंटे बिजली देने का दावा और वादा है वो पूरा हो जाएगा। जी, अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। हेलो सर, मैं सेक्टर 4 से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि स्वच्छ अभियान चला रखा है, पर फिर भी हमारे सेक्टर में कहीं पे भी एक भी कूड़ादान नहीं है। तो कूड़ा वगैरह फेंकने के लिए आसपास कहीं खाली प्लॉट में फेंकते हैं, पर इस सेक्टर 4 में ही नहीं है ऐसा कि सेक्टर 3 में आसपास के सभी सेक्टरों में कहीं पे भी कोई भी कूड़ादान नहीं है कि भाई कूड़ा फेंक सके कहीं बंदा। बड़ी बात उठाई है। बेहद अफसोसजनक स्थिति है सैनी साहब। स्वच्छ भारत की बात करते हैं आपके प्रधानमंत्री, आपके बगल में स्थिति है कि कूड़ादान नहीं है। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन के लिए बहुत मजबूत बजट इस काम के लिए रखा है और मैं अपने क्षेत्रवासियों को आश्वासन देता हूं, आश्वासन ही नहीं, मैं लक्ष्य निर्धारित करके आप सभी को, आप सबको भी मैं लक्ष्य निर्धारित करके एक साल के अंदर अंदर, हमारे जब मीटिंग हुई थी स्वच्छ भारत को लेकर के, तो उसमें सारे जितने भी सीओज और नगर कमेटी के लोग थे उन्होंने कहा था कि हमारे पास ज़मीन नहीं है कूड़ा डालने के लिए, कूड़ा उठाएं तब। तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी ये काम नहीं करेगा तो मैं आपको अपने फंड पे 1 एकड़ लेकर के ज़मीन आपको कूड़ा डालने के लिए आप उसमें खुदाई करते जाइए, कूड़े को डंप करके, कूड़े को डंप करके रिमूव करते रहिए। अभी करंट पे बहुत सारी पंचायतों में कूड़ेदान पहुंच चुके हैं और शहर में जहां कहीं भी कमी है हमारे पास बजट है, हमने बजट का प्रोविजन रखा हुआ है। जिस जिस सेक्टर से डिमांड और जिस जिस सेक्टर में कूड़े की प्रोविजन, हमारे अभी सफाई कर्मचारी भी 4000 पर एक सफाई कर्मचारी रखा गया। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर ले जाते हैं कूड़ा और मैंने इंश्योर कर दिया है कि यहीं 3 किलोमीटर पर हम जगह लेकर के कूड़े को डंप करने का सिस्टम बनाएंगे। और तुरंत इस भाई को मैं और सारे जो ऑडियंस बैठी है यहाँ, सारे क्षेत्र के लोग बैठे हैं, मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ कि आपको एक साल के अंदर अंदर इस कूड़े से भी निजात दिलवाएंगे। सांसद साहब ने कहा है कि जिस तरह से ये सफाई व्यवस्था है इसको पूरी तरह से दुरुस्त करना, इसलिए वक्त लगेगा, साल भर में स्थिति बदल जाएगी, ये भरोसा दिया है इस मंच के जरिए। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मैं सांसद महोदय से अपने एक पूरे कुरुक्षेत्र जिले की एक समस्या रखना चाहता हूँ। अभी हमारा जिला कुरुक्षेत्र ये जीरी का एरिया है और धान पक चुकी है और अब की बार ये समस्या सबसे ज़्यादा आने वाली है कि ब्रीक जीरी पिछले साल की स्टॉक पड़ी है जो नहीं बिकी और व्यापारी खरीदार कोई नहीं है रहा। मंडियों में जीरी आनी शुरू होगी इक्का दुक्का और वो खरीदते नहीं है। मेरी सांसद महोदय से एक ही विनती है कि हर साल 1 अक्टूबर से खरीद होती है, अब की बार अगर उससे 10 दिन पहले खरीद आ जाए तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। जो मोटी जीरी की खरीद है वो अब की बार लगभग 21 तारीख के लगभग अगर आ जाए तो ये समस्या कुछ जवाब ले लेते हैं। सांसद साहब, बहुत बड़ा जिम्मेवारी का सवाल इन्होंने मेरे पास पूछा है जी। लेकिन हमारी पिछली सरकार ने जैसे जैसे लोगों के धान और कणक खरीदे हैं वो सिस्टम तो उनका रहा होगा, लेकिन अपने समय में कोई 1 क्विंटल किसी का कणक या 1 क्विंटल किसी का धान अभी तक तो छोड़ा नहीं। लेकिन पिछली सरकारों में लोग भ्रम फैलाते रहे हैं और भ्रम फैला करके किसानों को मिसगाइड करते रहे हैं। ये हम स्पष्ट करते हैं कि हमारी सरकार एक एक दाना, मोटा क्या ब्रिक, हम सब खरीदेंगे। उसके लिए जो है इंतजाम करने में सरकार लगी हुई है। फिर भी जो केंद्रीय नीतियां हैं उनको फॉलो करते हुए स्टेट ने एक्शन लेना होता है। सांसद साहब ये भरोसा दे रहे हैं ये किसानों की जो खरीदारी की दिक्कत है वो इस सरकार में नहीं होने दी जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मैं रामधारी शर्मा पेवासे जी, हाँ, कैथल से अंबाला के बीच में जो 90-95 किलोमीटर का एरिया है वो इतना गंदा सांसद जी एरिया है कि वहाँ पे जो लिंक रोड है उससे भी उसकी जो है ना बदतर हालत है। 10 साल से पिछली सरकार ने एक रोड़ी
मिट्टी की जो है ना वहाँ पे नहीं डाली। जी, रोड की बात आप कर रहे हैं, सांसद साहब उद्घाटन तो जो है ना सड़क का हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ सांसद जी से कि वो सड़क कब शुरू होगी। जी। उद्घाटन उसका हो चुका है, वो कब तक शुरू करके और कब जो है ना वो बड़ा पूरी सवाल होगी। है सांसद साहब, बड़ी समस्या है, रोड टूटा हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब कैथल में आए थे तो NH 65 को अंबाला से जैसलमेर तक 4 लाइन करने का शिलान्यास करके गए थे, जिसका दोनों साइड से काम लगा हुआ है। लेकिन इस क्षेत्र में स्पेसिफिक पेहेवा के पास जो क्षेत्र पिछले 10 वर्षों से बिल्कुल डाइजर्ट उसमें पड़ा है, वहाँ पे आज भी वन विभाग की किसी समस्या की वजह से अभी पेड़ नहीं कटे। परमिशन जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि सरकारी कामों में कोई भी अपना निजी अलायंस करके वो जो है इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी दूर करें। बहुत अति शीघ्र इसी छमाही के अंदर हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं सैनी साहब, ये भरोसा दे रहे हैं कि जो ये इस रोड की, इस सड़क की जो समस्या है वो भी जल्द सुलझा ली जाएगी। 6 महीने के भीतर उसका काम शुरू करवाने का भरोसा दिया है इस मंच के जरिए। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। जी महेंद्र सिंह जी, बताएं समस्या बताएं। समस्या ये है जी, पिछली सरकारों का बहुत मेरा ज्वलंत मुद्दा है जी कि जितने बीटेक, एमटेक, ITI, BEd, JVT इतने इंस्टीट्यूशन खुले गए और पता नहीं कितनी प्रोडक्शन होगी, आज वो सारे बच्चे सड़कों पर हैं। मैं सांसद महोदय से प्रार्थना करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार उन बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोच रही है और कब उनको सांसद साहब से जवाब ले लेते हैं। सांसद साहब, बेरोजगारी की बड़ी समस्या। देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी लगभग और हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगभग 100 देशों के दौरा अब से पहले करके सभी को इनवाइट करके आए हैं और ये स्पष्ट कर दिया है कि मुद्रा बैंक का विस्तार करके और मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के माध्यम से हम जितने हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको 10 लाख से 25 लाख तक के मुद्रा बैंक के जरिए जिसका जैसा हुनर होगा सभी बच्चों को काम से जोड़ करके चाइना के पैटर्न पर अपने देश का प्रोडक्शन करके अपने देश में और विदेश में सप्लाई करके और बाहर के विदेशों का बना हुआ माल उसको रोक करके हम अपने बच्चों को काम से जोड़ करके दिखाएंगे। इतनी मजबूत पिछली सरकारों ने दुआलिया करके देश को छोड़ा हुआ। अगर वो 60 साल का हिसाब, अगर वो 60 वर्ष का हिसाब हमारे से एक वर्ष में पूछना चाहते हैं, वो तो 60 महीने में भी हमारा हिसाब नहीं पूछने के हकदार हैं कि जिनको बद्दुआ लगी वो 440 से सिर्फ अली बाबा 40 चोर हो गए और अभी तक जो है ना उनका बचा क्या है। और अगर हमने 60 महीने में उनके 60 साल को कंपैरेटिवली अगर 60 महीने के अंदर ये प्रस्तावित कर दिया कि 60 साल में जो नहीं हुआ 60 महीने में हो गया, तो 40 भी नहीं बचेंगे। ये भाजपा दिखाई देगी, कांग्रेस सरकार कांग्रेस टीम कहीं दिखाई नहीं देगी। लेकिन जनता हिसाब मांगेगी जरूर। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, मैं सांसद महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, जितनी पार्टियां आती हैं कुरुक्षेत्र पर वोट लेने के लिए आती हैं, भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस पर किस तरह विकास होगा। एयरपोर्ट का अड्डा यहाँ नहीं है, तीर्थ स्थान यहाँ नहीं जुड़ रहे, हरिद्वार से कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थान जोड़ते हैं। दूसरा, स्मार्ट सिटी के नाम से कुरुक्षेत्र दुनिया में जाना जाता, स्मार्ट सिटी में इसको नहीं लिया गया, यहाँ क्या कमी थी। जब हमारे महेश शर्मा जी माननीय केंद्र या पर्यटन मंत्री यहाँ पे आए थे तो मैं उनके साथ जाकर के ये एग्री और उनको बिल्कुल इस बात के लिए रियलाइज करके दिल्ली जाने दिया था कि जब तक आप इस देश के इस कुरुक्षेत्र नगरी को एयर पट्टी से नहीं जोड़ेंगे, बाहर का विदेशी पर्यटक यहाँ नहीं आएगा। वो दिल्ली उतरता है तो डाइवर्ट टू आगरा हो जाता है, अगर अमृतसर उतरता है तो या चंडीगढ़ उतरता है तो डाइवर्ट टू अमृतसर हो जाता है या हिमाचल चला जाता है। लेकिन अगर असली मुद्रा का हमने संयोजना है, अगर मुद्रास्फीति को हमने रोकना है तो पर्यटन के जरिए ही हमारे देश में अपने रुपये का मूल्यांकन हो सकता है, अपने रुपये को मजबूती मिल सकती है। और कुरुक्षेत्र से बढ़ करके विश्व के अंदर शायद कोई ऐसी जगह हो कि जहां पर्यटन आकांक्षा इच्छा रखता हो कि मैं उस धरती भगवान कृष्ण की धरती को देखने के लिए जाऊंगा जहां भगवान कृष्ण ने न्याय और न्याय का बीच का खुलासा किया था। हमारा ये मानना है
कि हमारे इस कुरुक्षेत्र के लिए बहुत मोटा बजट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है होली सिटी के माध्यम से। होली सिटी में जो एरिया, जो कस्बे होली सिटी में आगे, वो स्मार्ट सिटी से बाहर है। आप एक कह रहे हैं कि separate होली issue है। सिटी हो गया है, ये बड़ी कुरुक्षेत्र के लिए बड़ी कामयाबी है। कुरुक्षेत्र में वही चीजें होंगी, स्मार्ट सिटी से किसी भी मायने में कम नहीं होगा। राजकुमार सैनी, कुरुक्षेत्र के सांसद, अपनी जनता की बात उन्होंने लगातार सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार सैनी जी, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके नुमाइंदे के साथ आपकी जगह में, आपके इलाके में। तब तक के लिए नमस्कार।